बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुस्तफा, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा जी हम चैप्टर नंबर 5 का आगाज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 5 का जो चैप्टर का नेम है वो पढ़ते हैं कि चैप्टर का नेम हमारे पास क्या। मेरे पास चैप्टर का हमारे पास जो नेम है वो हमारे पास सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। हम इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला पार्ट डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, हम सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आज चलेंगे फ्लूइड्स के बारे में। आइए सबसे पहले हम सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बड़े याद रखिएगा कि हमारे पास जो सॉलिड्स है वो हम डेली लाइफ के अंदर बहुत से जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, और ये सॉलिड का जो यूज है कि हमने कौन सा सॉलिड किस जगह पे यूज करना है, ये हमारे डिपेंड करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उसकी प्रॉपर्टीज पे। जैसा कि जो मेटल्स या कुछ और सॉलिड्स वो कितने हार्ड है या कितने, हमारे पास जो सॉलिड है वो कितने सॉफ्ट है। अब हमारे पास हार्ड मटेरियल हमने किसी और जगह पे यूज करना होता है, सॉफ्ट किसी और जगह पे यूज करना होता है। अब किसी भी चीज की हार्डनेस, मेलेबिलिटी, सॉफ्टनेस, ये हमारे पास डिपेंड करती है उसके स्ट्रक्चर पे, और एटम के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उस पर डिपेंड करती है। अब याद रखना है आपने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर ऑफ एटम और बॉन्डिंग, इनकी बेसिस के ऊपर सॉलिड्स को तीन कैटेगराइज के अंदर क्लासिफाई किया गया। वो कौन सी कैटेगरीज है? एक तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड है, और तीसरा मेरे पास पॉलीमेरिक सॉलिड है। अभी हम सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से। और याद रखिएगा कि जो सारा का सारा टॉपिक है वो थ्योरेटिकल है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो थ्योरी है इस टॉपिक सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट कर ली, और आपको मैं यहाँ पे ज्यादा फोकस करूंगा लिखने के बजाय, मैं यहाँ पे आपको समझाने के पे फोकस करूंगा। आइए हम समझते हैं। बड़ा मेरे पास ये जो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन के लिए बड़ा आपने एक वर्ड याद रखना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जब भी आए तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होगा, मीन के रेगुलर अरेंजमेंट होगी, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। और किस चीज का ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होगा? तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैंने अभी आपको मतलब बताया। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड अ मॉलिक्यूल। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके अंदर एटम या मॉलिक्यूल ये सारे के सारे एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। और नेक्स्ट कहता है कि देयर नेबर्स of every molecule are arranged in a regular pattern which is constant throughout the crystal. Let's suppose मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये वाला कंसिडर करता हूं। इस मॉलिक्यूल का नेबर देखें तो इस मॉलिक्यूल के नेबर्स ये वाले भी बन रहे, ये वाले भी बन रहे, डाउनवर्ड भी बन रहे और अपवर्ड भी बन रहे। अगर देखा जाए तो इस मॉलिक्यूल के जितने नेबर्स हैं वो सारे के सारे एक थ्रू आउट क्रिस्टल एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज। इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे सॉलिड है जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, एक वो रेगुलर पैटर्न के अंदर होते हैं। और आप उस पूरे क्रिस्टल के अंदर कोई भी एक मॉलिक्यूल लेट कर ले तो उस मॉलिक्यूल के जितने भी नेबर्स होंगे, चाहे फिर वो हमारे राइट साइड पे हो, लेफ्ट साइड पे हो, अप हो या डाउन हो, वो सारे के सारे जो हमारे पास नेबर्स होंगे वो एक थ्रू आउट ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर के अंदर, रेगुलर पैटर्न के अंदर उस क्रिस्टल के अंदर अरेंज होंगे। तो ऐसे सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है इसके अगर एग्जांपल देखी जाए तो इसके एग्जांपल के अंदर आ जाता है जितनी जितनी मेटल्स है वो सारे सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आएंगे। सिरामिक्स मटेरियल्स, क्वार्ट्ज, शुगर, ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारे पास इसके अंदर आती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आती है। अब इसके बाद आता है कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको स्टडी करना है कि ये जो हमारे मॉलिक्यूल है किस तरह अरेंज है, इनके दरमियान कितनी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेज है। इनको स्टडी करने के लिए दो टेक्निक यूज की जाती है। एक एक्स रे डाइफ्रैक्शन टेक्निक है और दूसरी मेरे पास है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक्स रे डाइफ्रैक्शन टेक्निक को हम XRD भी कहते हैं और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को हम TEM भी कहते हैं। टी का मतलब ट्रांसमिशन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और एम का मतलब माइक्रोस्कोप। तो ये पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है
कि हमारे पास कौन सी दो टेक्निक है जिनको हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिस्टलाइन सॉल्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। तो दो है हमारे पास, एक टेम है और एक हमारे पास एक्सआरडी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मोशन ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। क्रिस्टलाइन सॉल्ट के अंदर जो एटम्स होते हैं या आयन होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी मोशन क्या होती है। बड़ा माइंड में हमारे ये आता है कि जितने भी सॉलिड होते हैं वो सॉलिड, उसके सारे मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं, तो हमारे माइंड में ये आता है कि वो जो सारे सारे स्टैटिक हो गए, मूव ही नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत में ये गलत है कि हमारे पास जितने भी सॉलिड हैं उनके मॉलिक्यूल या एटम जो होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन की या तो राइट एंड लेफ्ट वाइब्रेट कर रहे होते हैं या अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यहां पर मैंने ये लिखा है कि मोशन ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल आर नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं है, बट दे वाइब्रेट, ये वाइब्रेट करते हैं अबाउट द फिक्स पॉइंट। जैसा कि लेट्स सपोज मेरे पास ये एटम है और ये जो एटम है, या तो हमारे पास ये एटम हमारे पास इस तरह राइट एंड लेफ्ट वाइब्रेट कर रहा होगा या इस तरह हमारे पास अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा होगा। तो यहां पे वो कहते हैं कि ये अपने इसी फिक्स पॉइंट के क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। देयर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब है कि इसकी जो वाइब्रेशन है वो हमारे पास इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारे पास उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जो एटम्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और काइनेटिक एनर्जी गेन करते करते उनकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। अब कहते हैं कि द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन देम मेंटेन द स्ट्रिक्ट लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड। कहते हैं कि हमारे पास जो कोहेसिव फोर्सेस का मतलब है कि ये दो जो है हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो जो मॉलिक्यूल है या ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक कोहेसिव फोर्स है जो इन दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े हुए। और ये मॉलिक्यूल ये जो फोर्स क्या काम करती है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स की एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाती है। और वो कहते हैं कि डिस्पाइट का मतलब ये होता है कि हमारे पास वाइब्रेशन के अलावा, मतलब वाइब्रेशन होने के बावजूद भी जो हमारे पास कोहेसिव फोर्स है वो हमारे पास क्या करती है, वो हमारे पास एक बिल्कुल लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर बनाती है। हालांकि जो वाइब्रेशन है वो क्या करनी चाहिए, वाइब्रेशन की वजह से जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो डिसऑर्डर्ड हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो कोहेसिव फोर्स है वाइब्रेशन के बावजूद भी उनको जोड़े रखती है और एक लॉन्ग रेंज हमारे पास स्ट्रक्चर बनाती है। आगे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो कहते हैं व्हेन द टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टल एक्सीड द सर्टेन लिमिट। कहते हैं कि अगर हम क्या काम करें, हम मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते जाए, एक ऐसा टाइम आ जाए कि हमारे पास वो जो मॉलिक्यूल है उनका जो टेम्परेचर वो खास लिमिट से बढ़ जाए। तो उस वक्त होगा ये कि इन मॉलिक्यूल के दरमियान, मैं यहाँ पे अलग बना के दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज ये दो मॉलिक्यूल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। अब मैं जैसे क्रिस्टल का टेम्परेचर बढ़ाऊं तो उसके नतीजे में ये दोनों जो मॉलिक्यूल है इनकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाए। जैसे वाइब्रेशन बढ़ेगी तो इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या हो जाएगी, वीक। जब वीक हो जाएगी तो ये जो मॉलिक्यूल है वो आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो याद रखिए ये तो मैंने सिर्फ दो मॉलिक्यूल के बारे में बताया, यहाँ पे तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमारे पास हजारों की तादाद में मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और हर दो मॉलिक्यूल के दरमियान कोहेसिव फोर्स मौजूद होती है। अगर सारे मॉलिक्यूल इस तरह वाइब्रेट करेंगे एट अ टाइम, सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने से उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्स है क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि जो सारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो दरमियान में कोहेसिव फोर्स वाला जो बॉन्ड होगा वो टूटता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि वो जो सारे के सारे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने यही लिखा है व्हेन टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्सीड द सर्टेन लिमिट, वो सर्टेन लिमिट से एक्सीड करे, द वाइब्रेशन इंक्रीजेस एंड स्ट्रक्चर सडनली ब्रेक, स्ट्रक्चर जो वो अचानक से ब्रेक हो जाएगा और जब ब्रेक होगा तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि दे हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। बड़े आपने नहीं बोला, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि हमारे पास ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इनका हमारे पास एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये ऐसा नहीं कि आप थोड़ी सी हीट दें तो ये जो फॉर ये हमारे पास मेल्ट हो जाए, बल्कि जब टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे एक खास लिमिट आएगी जहां पे सारी मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या होगा, कोहेसिव फोर्स वीक हो जाएगी और उस टेम्परेचर के ऊपर वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है टेम्परेचर का जहां पे वो मेल्ट होना शुरू हो रहे हैं, तो वो उनका स्पेसिफिक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है। ये बड़ा आपने एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना। सेकंड क्लासिफिकेशन में आता है वो हमारे साथ है एमॉर्फस सॉलिड। अब एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड को हम ग्लासी सॉलिड भी कहते हैं। ग्लासी सॉलिड हम क्यों कहते हैं ये हम लास्ट में जाके डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड जो एमॉर्फस है
इस वर्ड एमॉर्फस का मतलब होता है विदाउट फॉर्म या विदाउट स्ट्रक्चर। ऐसा क्रिस्टल जो कि हमारे पास शेपलेस हो या हमारे पास विदाउट ऑर्डर स्ट्रक्चर हो, तो ऐसे सॉलिड को हम कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। तो जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में मतलब प्रीवियस टॉप क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मैंने आपको एक बात बताई है कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन होता है वो ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है, तो ये वाला हमारे पास जो एमॉर्फस सॉलिड होगा ये हमारे पास डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर आपने ये वाला वर्ड याद रखना है, डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। वो हमारे पास ऐसा हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि हमारे पास डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में हो उसको हम क्या कहेंगे, एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका मतलब बता दें, मतलब आप याद रखिएगा, ये पेपर में अक्सर एमसीक्यूज उठा के दे देता है। अब इसकी आप प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट इन ऑफ अ मॉलिक्यूल लाइक दैट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक एमॉर्फस सॉलिड और दो सॉलिड ऐसे सॉलिड है जिनके अंदर मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास वैसी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती जिस तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होती है, बल्कि वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर होते हैं और इररेगुलर शेप के अंदर होते हैं। तो ऐसे सॉलिड को हम कहेंगे एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। और यहाँ पे मैंने इसका एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो मेरे पास लेट्स सपोज एक एमॉर्फस सॉलिड है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे गैप ज्यादा, यहाँ पे कम, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर तो बना हुआ मेरे पास एमॉर्फस सॉलिड का, इसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास रैंडमली अरेंज है, रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज नहीं। अगर ये रैंडमली अरेंज है तो याद रखना है आपने कि यहाँ पे हर मॉलिक्यूल के दरमियान इक्वल कोहेसिव फोर्स नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पे देखें ये तीन मॉलिक्यूल तो हमारे पास बिल्कुल साथ साथ अटैच है, तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। लेकिन अगर ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल इन दोनों के दरमियान देखा जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो कम है, मीन की वीक कोहेसिव फोर्स है। अब हम आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड होते हैं दे आर मोर लाइक लिक्विड विद डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। कहते हैं कि जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो ज्यादातर हमारे पास लिक्विड जैसे होते हैं डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में, जिस तरह हमारे लिक्विड का डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन हमारे पास जो लिक्विड के अंदर जो डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है वो हमारे पास फ्लूइड की शक्ल के अंदर होता है, और लेकिन यहाँ पे जो डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है वो फ्रोजन फॉर्म के अंदर होगा। ये बात आपने याद रखनी है, मतलब यहाँ पे जो डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है वो हमारे पास फ्रीज हुआ होगा। अब नेक्स्ट कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, जिस तरह हमने अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पढ़ा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो ऐसे सॉलिड है जिनके अंदर हमारे पास सारे मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस है वो सेम क्या कहते हैं स्ट्रॉन्गनेस होगी उनकी, सेम स्ट्रॉन्गनेस है। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो सारे मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस की जो है वो ऐसे ऐसे वीक होती जाएगी। ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे कोहेसिव फोर्स इतनी वीक हो जाएगी कि वो आपस में इनका जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, सारे मॉलिक्यूल का जैसे टूटेगा तो फौरी मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे लेट्स सपोज इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान कोहेसिव फोर्स जो है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखा जाए तो इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान कोहेसिव फोर्स बहुत वीक है, लेकिन इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान इसकी निस्बत ज्यादा है। तो इसका मतलब है जैसे भी इनका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये मॉलिक्यूल इनके दरमियान जो है ये वाले मॉलिक्यूल इनके दरमियान कोहेसिव फोर्स वीक होने की वजह से ये जल्दी सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन इन दो मॉलिक्यूल को सेपरेट होने में ज्यादा देर लगेगी। इसका मतलब है कि जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है ये सारे के सारे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट नहीं होते, बल्कि इसके कुछ मॉलिक्यूल पहले मेल्ट हो जाते हैं, कुछ बाद में होंगे, कुछ उसके बाद में होंगे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड जो है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता, वो डेफिनेट नहीं होता, वो इनडेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि दे हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। कहते हैं एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल में या हम प्लास्टिक ले सकते हैं, या हम गैस ले सकते हैं, या फ्यूज्ड सिलिकॉन मॉलिक्यूल ले सकते हैं। गैस नहीं, सॉरी गिलास, यहां पे मैंने गलती से गैस लिख दिया, यहां पे आएगा गिलास। हम यहां पे या तो गिलास ले सकते हैं। अब यहां पे कहते हैं फॉर द ऑर्डिनरी सिलिकॉन ऑर्डिनरी गिलास सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर विच इज हैज नो रेगुलर अरेंजमेंट। जो हमारे पास एक सिंपल गिलास होता है उसका जो हमारे पास शेप होती है या उसकी जो हमारे पास अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल की, वो हमारे पास डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में होती है।
एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर। ये बात आपने याद रखनी कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर ऑर्डिनरी गिलास की जो हमारे पास अरेंजमेंट होगी वो रेगुलर नहीं होगी। और कहते हैं कि ऑन हीटिंग इट, जैसे हम उस गिलास को हम हीट करेंगे, इट ग्रेजुअली सॉफ्टन, कि वो जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया कि एकदम तो ये मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो गिलास है ये एमोर्फस सॉलिड है। पहले इसके कुछ मॉलिक्यूल, हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल की जो कोहेसिव फोर्स वो वीक होगी, फिर उससे अगले मॉलिक्यूल की कोहेसिव फोर्स वीक होगी, तो फिर वो आहिस्ता से मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगी, सॉफ्ट, मतलब वो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और वो सॉफ्ट होते होते एक ऐसा टाइम आएगा वो हमारे पास एक पेस्ट लाइक बन जाएगा। टूथब्रश करते हो तो टूथब्रश के अंदर, टूथब्रश के अंदर जो टूथब्रश के लिए जो आप पेस्ट यूज करते हो वो एक पेस्ट लाइक है, तो वो हमारे पास जो गिलास वो एक पेस्ट लाइक मटेरियल बन जाएगा। लेकिन वो पेस्ट लाइक मटेरियल बनने से पहले सॉफ्टवेयर इनटू पेस्ट लाइक स्टेट बिफोर इट बिकम विस्कस, मतलब पेस्ट लाइक बनने से पहले वो हमारे पास क्या स्टेट में जाएगा, पहले विस्कस लिक्विड में जाएगा एट ऑलमोस्ट 800 सेल्सियस डिग्री। कहता है कि हमारे पास वो जो ऑर्डिनरी ग्लासी सॉलिड है वो हमारे पेस्ट लाइक सॉलिड, पेस्ट लाइक स्टेट में जाने से पहले वो किसके अंदर जाएगा, विस्कस सब्सटेंस में जाएगा, विस्कस स्टेट में जाएगा। और किस टेम्परेचर पे जाएगा, 800 सेल्सियस के टेम्परेचर के अंदर जाएगा। तो बेटा यहाँ पे ये जो हमारे पास एमोर्फस सॉलिड है, इनको हम ग्लासी सॉलिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो सॉलिड्स हैं, ये हमारे पास जो हमारे पास ऑर्डिनरी ग्लास है, ये हमारे पास इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास एक डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये हमारे पास जब इनको हीट करते हैं वो पहले कहाँ जाते हैं, वो विस्कस स्टेट में जाते हैं, फिर हमारे पास पेस्ट बनते हैं। तो हम इसलिए इनको हम ग्लासी सॉलिड भी कह सकते हैं। अब बेटा हमारे पास जो तीसरी क्लासिफिकेशन आती है वो होती है पॉलीमेरिक सॉलिड्स। अब पॉलीमेरिक सॉलिड कौन से होते हैं? पॉलीमेरिक सॉलिड हमारे पास ना तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर होती है, ना हमारे पास डिसऑर्डर फॉर्म के अंदर होती है। तो ये जो हमारे पॉलीमेरिक सॉलिड है ये हमारे पास ऐसे सॉलिड हैं जिनकी जो स्ट्रक्चर है एटम्स की, मॉलिक्यूल की, वो इंटरमीडिएट होगी बिटवीन ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर्ड। तो यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि पॉलीमेरिक सॉलिड या पॉलीमर्स आर द सॉलिड whose structure is intermediate, intermediate का मतलब बिटवीन, इसके बिटवीन ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर के और डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में। मतलब ये तो हमारे पास जो सॉलिड होंगे ना तो ज्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, ना हमारे पास जो होंगे वो क्या कहते हैं एमोर्फस सॉलिड होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दे आर पार्शली आर पुअरली क्रिस्टलाइन, कि ये जो हमारे पास सॉलिड होते हैं ये पार्शली मतलब आधे या हमारे पास बहुत ही वीक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और याद रखिए कैसे होते हैं, जैसे कि हमारा रबर होता है, ये भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर होती है। कोई हमारे पास ना तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास बहुत ज्यादा इरेगुलर होती है, ना रेगुलर होती है, ना तो ज्यादा क्रिस्टलाइन भी नहीं होते, या हमारे पास जेली होती है। जेली की जो है वो भी पॉलीमेरिक सॉलिड के अंदर आता है, क्योंकि जो पॉलीमेरिक सॉलिड है ये हमारे पास अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो वो सॉलिड तो होती नहीं, मतलब सॉलिड जैसी दिखाई देती है सॉलिड होती नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट कहता है कि पॉलीमर्स फॉर्म नेचुरली अकरिंग एंड सिंथेटिक मटेरियल। जितने पॉलीमेरिक सॉलिड हैं ये हमारे पास कुछ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस भी होते हैं और कुछ सिंथेटिक मटेरियल भी होते हैं जो पॉलीमर्स बनते हैं। अब नेचुरली अकरिंग के अंदर पॉलीमर्स कौन कौन से आ सकते हैं, वो हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं रबर की, एग्जांपल लेते हैं रबर। और पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कि व्हाट इज अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, तो आपने याद रखना है रबर, या नेचुरल रबर भी इसे हम कह सकते हैं। और अगर सिंथेटिक आ जाए, आर्टिफिशियल हमारे पॉलीमर आ जाए, तो आपने बताना है प्लास्टिक। अब इसके बाद आता है कि हमारे पास ये जो नेचुरली अकरिंग या सिंथेटिक मटेरियल होते हैं वो हमारे पास जिस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ये दोनों हमारे बनते हैं उस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉलीमराइजेशन है क्या चीज। याद रखिएगा कि पॉलीमराइजेशन इज अ सिंपल केमिकल रिएक्शन। और वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है, इन विच इट इज अ सिंपल केमिकल रिएक्शन इन विच रिलेटिवली सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मतलब बहुत ही सादे मॉलिक्यूल जिन्हें हम मोनोमर भी कह सकते हैं। मोनोमर केमिकली कंबाइंड मतलब मिलते हैं
और मिलके कंबाइंड इनटू मैसिव लॉन्ग चेन, और वो क्या बनाते हैं हमारे पास, एक मैसिव लॉन्ग चेन बनाते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेट्स सपोज ये मेरे पास एक कार्बन है, इस कार्बन के इस साइड पे भी हाइड्रोजन अटैच, इस साइड पे हाइड्रोजन अटैच है, तो ये वाला जो इतना पार्टिकल है, जो इतना हमारा मॉलिक्यूल है, ये मोनोमर है। और यहाँ पे जो अगला हमारे पास देखा जाए तो ये कार्बन, कार्बन की साइड पे हाइड्रोजन अटैच है, इस साइड पे हाइड्रोजन अटैच है, तो ये भी एक मोनोमर। तो यहाँ पर ये फर्दर एक कार्बन, इसके इस साइड पे हाइड्रोजन अटैच, इस साइड पे हाइड्रोजन अटैच, ये भी एक मोनोमर, ये भी एक मोनोमर, ये भी सिंपल मॉलिक्यूल, ये भी सिंपल मॉलिक्यूल, ये भी सिंपल मॉलिक्यूल, ये भी सिंपल मॉलिक्यूल। इस सिंपल मॉलिक्यूल ने इसके साथ कंबाइन हुआ, ये सिंपल मॉलिक्यूल इस साइड इसके साथ कंबाइन हुआ, और ये सिंपल मॉलिक्यूल फर्दर सिंपल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हुआ। जब ये हमारे पास सारे सिंपल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हुए, तो रिजल्टेंट में मेरे पास जो फर्दर मॉलिक्यूल बनाते हैं वो हमारे पास एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनेगा, और उस लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहेंगे। तो ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए हमारे पास जो छोटे छोटे मोनोमर, एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ मिले, दूसरा तीसरे के साथ मिले, तीसरा चौथे के साथ मिले, लेकिन केमिकली कंबाइन हो, तो उसके नतीजे में जो हमारे लॉन्ग चेन हमारे पास एक मैसिव 3D स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम कहेंगे सिंपल पॉलीमर कहेंगे। और जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई, आपने इस डेफिनेशन के साथ बड़ा आप फिगर बना दीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाए। अब नेक्स्ट आते हैं कि जो हमारे पॉलीमर है, क्या पॉलीमर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बनते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पॉलीमर जो है वो कंसिस्ट होता है कार्बन के साथ, और कार्बन के ऊपर कंसिस्ट होते हैं, और कार्बन के साथ हम क्या अटैच कर सकते हैं, या तो ऑक्सीजन अटैच कर सकते हैं, या हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं, या नाइट्रोजन, या मेटेलिक कोई भी सब्सटेंस, या कोई भी हमारे से एलिमेंट, या नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो ये बेटा आपने याद रखना, ये पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है और आपसे कहीं भी पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास जो पॉलीमर्स है इनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी। पहली तो प्रॉपर्टी ये कि प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हम इसकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज आगे एग्जांपल्स जो प्रॉपर्टीज है एग्जांपल्स के अंदर आएंगी। बेटा पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन एक ऐसा हमारे पास मटेरियल है जिससे हमारे पास जितने भी हमारे पास ये शॉपर होते हैं, जिसके अंदर आप बाजार से सामान लेके आते हैं, वो जिस मटेरियल से बनने मिलकर बना हो तो उसको हम पॉलीथीन कहते हैं। और पॉलीस्टीरीन, जितने बेटा आपके पास डिस्पोजेबल कप होते हैं, डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं, वो जिस मटेरियल से बने होते हैं उसको हम पॉलीस्टीरीन कहते हैं। और आगे आता है नायलॉन, आता है, फिर आता है नेचुरल रबर। और नेचुरल रबर का बेटा ये आपने फार्मूला जरूर याद रखना कि नेचुरल रबर जो है, नेचुरल रबर के अंदर हमारा उसका फार्मूला है C5H8 × N। ये बड़ा पेपर के अंदर एमसीक्यूज कभी आ जाता है। हम इसकी पहले अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो आती है लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हमारे पास जितने भी पॉलीमर्स हैं इनका जो ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो बहुत लो होता है। कैसे सर? बेटा आपने अगर शॉपर देखो तो शॉपर के अंदर जब भी हम कोई भी मटेरियल डालते हैं उसके नतीजे में जो शॉपर है वो हमारे पास नीचे की तरफ झुक जाता है। तो इसका मतलब जो वो नीचे की तरफ झुक गया उसका जो वेट है वो किस तरफ जा रहा है, ऊपर तो नहीं उठ रहा। और ये ऊपर नहीं उठ रहा तो इसका मतलब है कि इसका जो ग्रेविटी वाला पॉइंट है वो डाउनवर्ड जा रहा है। अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो याद रखिएगा कि जिन भी ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन के ऊपर हो तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल पोजीशन के अंदर होते हैं। सो पॉलीमर जो है वो हमारे पास ज्यादा स्टेबल कंडीशन के अंदर होता है। आप कहते हैं कि दे हैव गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस है इनकी जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो होती है वो हमारे पास गुड होती है। गुड इसलिए होती है क्योंकि अगर आप एग्जांपल लें शॉपर की, शॉपर पॉलीथीन से मिलकर बना होता है और पॉलीथीन क्या पॉलीमर। और शॉपर के अंदर हम काफी सारा एक हैवी मटेरियल डाल देते हैं, कोई 5 किलो चीज डाल दी, 10 किलो चीज डाल दी। अगर देखा जाए तो शॉपर बजाते खुद बहुत एक लाइट वेट होता है अगर सिंपल एक शॉपर का वेट किया जाए, लेकिन वो बहुत हैवी वेट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब मतलब वो अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन फटता नहीं मोस्टली केसेस में। इसका मतलब फिर ये हुआ कि उसकी जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, कि उसकी जो ताकत है एक काफी सारा वेट एब्जॉर्ब करने की वो ज्यादा है, और वो हमारे पास उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो भी ज्यादा है। तो बेटा ये आपने दो प्रॉपर्टी जरूर याद रखनी। बेटा ये हमारे पास था ऑल ओवर लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्रिस्टलाइन सॉल्ट भी पढ़ा, हमने एमोर्फस सॉल्ट भी पढ़ा, हमने अभी पॉलीमेरिक सॉल्ट भी पढ़ा। ये तीनों के तीनों जो सॉल्ट्स हैं वो हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए। और अगर आपको इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे अगर आपको ये 3 क्लासिफिकेशन समझने में अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हुई हो
तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया तो आप अपने ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और नीचे का अच्छा सा कमेंट भी करें और अपने बाकी तमाम दोस्तों तक शेयर करें ताकि बाकी तमाम लोगों का भी फायदा हो सके। बेटा नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।